हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिवोल्ट, मतलब कि ये जो रिवोल्ट था वो कैसे हुआ। तो देखिए, हम लोग ना 1857 में एक लड़ाई हुई थी जिसे ब्रिटिशर्स ने बोला था ये एक सिपाही म्यूटिनिटी है। सिपाही म्यूटिनिटी मतलब कि सॉल्जर के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है। लेकिन हमारे जो हम लोग के भारतवासी थे उस टाइम के, हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने बोला कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हम लोगों का आजादी के लिए पहली लड़ाई थी। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा 1857 में हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या कारण थे जिसके वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, ये जो विरोध हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो शुरू हुआ। तो सबसे पहले आती है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में क्या होता है, इनके देखिए, कहा जाता है कि सबको बराबर मानने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जो भी सिपाहीज इंडियन सिपाहीज थे, मतलब कि जो भी भारत के जो भी सॉल्जर थे, जो भी सैनिक थे, उन्हें कम पैसे दिए जा रहे थे। इंडियन सॉल्जर को कम पैसे दिए जा रहे थे। कौन दे रहे थे कम पैसे? तो उसे ब्रिटिशर्स कम पैसे दे रहे थे। वही जो यूरोपियन कंट्रीज से लाए गए जो भी सोल्जर थे, उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे। और जब इंडियन सोल्जर अच्छा काम करते थे तो उसे ज्यादा हाई पोस्ट पर नहीं लेकर जाते थे। वही अगर यूरोपियन सोल्जर कोई भी अच्छा काम करते थे उन्हें प्रोमोट करते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर को प्रोमोट नहीं करते थे। इसलिए हमारा जो भी सैनिक था वो सबके बीच में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा वो लोग गुस्सा करने लगे कि वो उनके साथ ऐसा करते, मेरे साथ ऐसा नहीं करते, जबकि हम दोनों काम तो बराबर करते हैं। तो ये सब सिपाहीज जो भी हमारे सॉल्जर थे, उनके तरफ से ये विरोध शुरू हुआ। फिर दूसरा था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ये कुछ भी नहीं था। देखिए, सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन देखिए जहां पर भी वो जो गोली आई, वहां पर एक नई तरीके का मॉडर्नाइज हुआ था उस गन में। तो वहां पर आया इनफील्ड राइफल। जो राइफल आया उसका नाम था इनफील्ड राइफल। उसमें क्या होता था, गोली जो रहती थी उससे उसे उसका जो कवर होता था, मतलब जो बारूद होता था, और उसे जिस चीज से कवर किया जाता था, उस जिस चीज से ढका जाता था, वो काऊ और पिग के फैट से बनता था। काऊ और पिग के फैट मतलब कि गाय और सुअर के वो उसका जो चमड़ी होता था उन सब से बनाया जाता था। हम जानते हैं कि ये जो गाय है वो हिंदू धर्म में एक भगवान के समान, एक माता के समान गाय को मानते हैं। और मुस्लिम धर्म में पिग को अगर किसी ने सुअर को छू भी दिया ना, तो वो उसे स्नान करनी पड़ती है। तो एक बात बताइए, जो हिंदू धर्म में जो गाय को प्रणाम करती है, क्या उसे अपने दांतों से ऐसे खींचेगी? नहीं ना खींचेगी। तो इंसान वो जो हमारे जो हिंदू हिंदू जो सिपाही थे या जो भी सॉल्जर थे, जो उस राइफल का यूज कर रहे थे, उस कार्टिलेज का, सॉरी, उसका जो यूज कर रहे थे गोली का, वो बोले कि अरे ये तो हमारा धर्म नष्ट कर रहा है। और वो जो हमारा इस्लाम धर्म था वो भी यही बोल रहा था कि हमें ये सुअर का ये जो चमड़ी है उससे हमें नाक अति दांतों से उसे छीलना पड़ रहा है, ये तो हमारा भी धर्म नष्ट कर रहा है। इसलिए दोनों आदमी, जो भी इस्लाम और जो भी हिंदू धर्म के वहां पर जो सॉल्जर थे, वो दोनों भड़क गए। और उसी टाइम एक मंगल पांडे थे जो कि ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी बोला कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा पूरा धर्म नष्ट हो गया, मेरे मम्मी पापा मुझे घर नहीं आने देंगे, कोई मेरे घर का आकर खाना नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम तो मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। और फिर उन्होंने उसी टाइम अपने हेड को मार दिया। और इसी से पूरे देश में, भारत देश में खलबली मच गई कि हमारे देश का एक इंसान ने अपने एक हेड को मार दिया। और इसीलिए सबके अंदर जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया और सब इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, उसे विरोध करने लग गए। तो इमीडिएट कॉज मतलब तुरंत ही वो कॉज हो गया। इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं था कि पहले से ऐसा कुछ होते आ रहा था, तुरंत ही ऐसा राइफल के बारे में पता चला और ये लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। देखिए, जो भी हमारे हिंदू और इस्लाम धर्म थे, उसे हमारे ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ।
अब एक बात बताओ, हम कोई धर्म में है, हम हिंदू धर्म में, और हम बहुत खुश हैं अपने धर्म से, लेकिन हमें कोई अगर जबरदस्ती बोलेगा कि तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ या तुम दूसरे धर्म को अपनाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे, तो क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा ही किया जा रहा था। ऐसा ही ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश के जो भी इंसान थे, जो भी हिंदू धर्म के थे और जो भी इस्लाम धर्म के थे, उन्हें फोर्स करके उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। और एक बात थी कि उसमें जो ट्रेन चल रही थी उस टाइम, उस ट्रेन में जो फर्स्ट कंपार्टमेंट था उसमें हमारे जो हिंदू मतलब कोई भी इंडियंस को नहीं बैठने दिया जा रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड बैठ रहा था। तो इस चीज की वजह से भी हमारा जो गांव घर के जो इंसान थे, जो भी, वो सब गुस्सा होने लगे और वो सब भी इस रिवोल्ट में हिस्सा बन गए। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या हुआ ना, इकोनॉमिक कॉज में क्या हुआ ना कि जो पीजांस वगैरह था वो सब, उन सब से ज्यादा टैक्स लिए जाते। पीजांस मतलब फार्मर का हिंदी बोले तो किसान। जो भी किसान थे उनसे बहुत ही ज्यादा टैक्स ले रहा था, उनसे बहुत ही ज्यादा रिवेन्यू ले रहा था। और इसलिए हम जानते हैं कि जिन तरीके से रिवेन्यू ले रहा था वो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू ले रहा था। तो इन सब से क्या था ना कि पीजांट्स वगैरह मतलब जो भी किसान थे वो सब खुश नहीं थे। और इसके अलावा उन सब से फोर्स किया जा रहा था। जैसे देखो अभी हमारे देश में, भारत देश में जो भी किसान है उसे जिस चीज की मन कर रही है उस चीज की खेती करे, जिसे मन कर रहा है वो गेहूं की खेती करे, जिसे मन कर रहा है वो आलू की, जिसे मन कर रहा है वो दाल वगैरह का खेती करे। किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि तुम गेहूं का ही खेती करो या तुम चावल का ही खेती करो, पैडी उगाओ, ऐसा नहीं किया जा रहा। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा हो रहा था। ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडियन पीजांट्स मतलब हमारे भारतीय किसान को फोर्स कर रहे थे कि तुम जो है वो इंडिगो की खेती करो, तुम जो है वो टेक्सटाइल में काम करो। इससे क्या हो रहा था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसे इंडिगो, हमारे जो देश में नील की जो खेती होती थी और उससे जो कपड़े का जो डाई किया जाता था वो उन्हें यूरोपियन कंट्रीज को बहुत पसंद आता था। इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से सामान लेकर उधर जाकर बेचता था तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता था। इसलिए वो इंसान को फोर्स कर रहा था कि तुम इसी चीज की खेती करो। एक बात बताइए, एक तो हमसे रिवेन्यू ले रही है, हमसे एक टैक्स ले रहा है जमीन का, ऊपर से हम जो जिस चीज की खेती कर रहे हैं उससे भी हमसे टैक्स ले रही है, और वो भी खेती वही फोर्स कर रहा है कि तुम इस चीज का खेती करो। क्या कोई भी इंसान इस चीज को बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जो भी किसान वगैरह थे वो सब भी इस रिवोल्ट में जुड़ गए, और जिसका नाम हो गया इकोनॉमिक कॉज, मतलब कि जो भी किसान वगैरह थे वो सब जुड़ गए। इसके बाद नेक्स्ट एक कॉज आती है। देखो अभी तक जितने भी कॉज वो सारे इंसान लोगों ने, वो जो किसान थे, जो भी सिपाही थे, वही सब किए थे। लेकिन एक दूसरा भी है, लास्ट जो है वो है पॉलिटिकल कॉज। इसमें क्या हुआ ना कि राजा लोगों को भड़काया गया, और जिससे राजा लोग जो है हमारे जो भी किंग थे वो सब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाने लगे। तो सबसे पहले आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। इसमें क्या होता है ना कि इसमें कहा जाता है, जो भी हम उस टाइम के जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा, सारे जो भी किंग थे सबसे कहा, जो भी राजा थे सबसे कहा कि ऐसा इंसान, ऐसा राजा जिसके पास खुद अपना कोई भी संतान नहीं है, मतलब खुद अपना जिसके पास बेटा नहीं है, उसका जो राज्य है वो अपने आप वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक बात बताओ, हमारे बगल में कोई इंसान है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे बगल में एक इंसान है जिसके पास कोई भी संतान नहीं है, लेकिन वो अडॉप्ट किया वो एक बच्चे को। अगर कोई तीसरा इंसान जाकर के बोलेगा कि ये तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है, तुम अपना सारा जमीन जायदाद मुझे दे दो, क्या वो देगा? नहीं देगा। वो गलत है, सरासर अन्याय है वो। और ऐसा ही हुआ था उस टाइम में बोल रहा डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाया गया था, जिसमें डलहौजी ने बोला था कि जिस भी किंगडम के पास अपना कोई संतान नहीं है, उसका जो राज्य है वो अपने आप ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा, वो अपने आप अंग्रेज के कब्जे में आ जाएगा। तो इससे झांसी की रानी वगैरह जो थी वो सब, उन सब के पास तो अपना बच्चा था नहीं, तो वो सब अडॉप्ट किया हुआ बच्चा था, इसलिए वो सब उसके अगेंस्ट में चले गए। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ाई कर सकते हैं लेकिन हमारा जो राज्य है वो हम तुम्हें नहीं दे सकते। फिर सब्सिडरी अलायंस कर रखे तो सारे किंग के साथ, इसलिए भी सारे राजा वगैरह जो थे वो सब भड़क रहे थे, और वो उन सब ने मिलकर के ये लड़ाई शुरू कर दी।
इसके अलावा हमारे जो बिहार में जो पटना थे, पटना में एक बुक मतलब बुक किताब बेचते थे, वो इंसान ने बिहार से की तरफ से उन्होंने रिवोल्ट कॉज किया। तो सारे मतलब कि पूरा इंडिया जो थे उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। और ये जो लड़ाई थी, जो हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई कही गई है, उसे किया। लेकिन क्या आप जानते कि ये हमारा जो लड़ाई थी वो फेल कैसे हुआ? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो देखेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में यूनिटी नहीं थी। मतलब कि किसान से टैक्स लिए जा रहे थे, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि तुम इस चीज की खेती करो, इसलिए किसान अपने फायदे के लिए वो लड़ रहा था। हमारे जो भी सोल्जर वगैरह थे, भारतीय सोल्जर, वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनसे वो जो पिग था उनका उनसे वो राइफल का यूज करवा गया था, इसलिए वो सब झगड़ा कर रहे थे। और राजा वगैरह अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे क्योंकि उनका जो राज्य था वो उनसे छीना जा रहा था। सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे, कोई भी अपने देश के फायदे के बारे में नहीं सोच रहे थे। और इसी के वजह से हमारा ये जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट काम नहीं किया। और दूसरा बात ये था कि इंसान, हमारे जो भी इंडियंस थे उस टाइम, उनके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं थे। जैसे उन लोगों के पास राइफल था, उन लोगों के पास गन था जिससे वो सब मार रहे थे सबको, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं था। तो ऐसा कोई भी एक भी इंग्लैंड मिल जाता था, एक भी ब्रिटिशर्स मिल जाता था, तो उसे पकड़ के पीटते थे वो लोग, डंडा से मारते थे। तो ऐसे में मर सकता है क्या? मरने में भी उन लोगों को, एक ही इंसान को मारने में 2-3 घंटे लग जाते थे। इसलिए भी हमारा ये जो रिवोल्ट है वो काम नहीं कर पाया और इसीलिए ये फेल हो गया। और पता है, जब ये रिवोल्ट फेल हो गया तब हमारा जो ये कंट्री है, तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट वो किसके हाथ में चली गई? वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई। और उन्होंने बहुत सारे इसमें चेंजेस लाए। और फिर उन्होंने इंग्लैंड वाले सोचा कि अगर हम लोग भारत देश में अगर हम लोग राज्य करना चाहते हैं तो हमें हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाई करवानी होगी। और यही आज तक हमारे देश में चलता आ रहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम से लड़ाई कर रहे हैं, जबकि उसमें कुछ फर्क होता ही नहीं है। और ये जो लड़ाई है ये ब्रिटिशर्स करवाई थी। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो हम लोगों को बिखेर देंगे, हम लोगों को इस देश को छोड़कर जानी होगी। इसलिए उन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तुम पढ़े लिखे हो, ये इंसान पढ़ा नहीं है, तुम उसके साथ कैसे बैठ सकते हो? ये इंसान इंग्लिश जानता है, इंग्लिश, वो इंसान हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, तुम सब एक नहीं हो, तुम सब अलग हो, तुम्हारा लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। और इसलिए इंसानों के बीच में झगड़ा करवाने लगी, जो कि आज तक चलता रहा है। आज तक कोई इंसान दूसरे को काला देखता है तो वो उसे टॉर्चर करता है। कोई इंसान गरीब दिखता है तो वो उसे टॉर्चर करता है। कोई इंसान मुस्लिम दिखता है तो वो उसे टॉर्चर करता है। ये हम लोगों का नहीं दिया हुआ है, ये हम लोगों को ब्रिटिशर से, अंग्रेजों ने हम लोगों को ये सिखा कर गया है, जो कि गलत है और जिसे हम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो शायद हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर रहे हैं वो कितना गलत है। और इससे पहले, अंग्रेज के आने से पहले, हिंदू मुस्लिम सब एक ही हुआ करता था। भले वो मुस्लिम है, मुस्लिम किस लिए? क्योंकि उसका नाम, उसमें नाम में MD लग गया, इसलिए मोहम्मद लग गया, इसलिए वो, या वो कुर्ता पहनता, काला कलर का कुर्ता पहनता, इसलिए वो। क्या हम किसी इंसान को, अगर कोई मुस्लिम है, उसी औरत को अगर हम साड़ी पहनाते तो क्या वो मुस्लिम दिखेगी? नहीं, ना दिखेगी। उसके नाम अगर हम चेंज करते तो क्या वो मुस्लिम रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब हम लोग नाम की वजह से, उनके नाम की वजह से हम लोग से जज कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना कि हिंदू और मुस्लिम को राखी बांधते थे, अभी अपने भाई बहन को बांधा जाता है, लेकिन पहले हिंदू मुस्लिम में राखी बंधाती थी ताकि यूनिटी बनी रहे। और यही है असलियत, हमें हिंदू मुस्लिम में ही राखी बांधनी चाहिए। आई होप ये सारे समझ गए हैं आप लोग। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर, ताकि वो भी हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव जो लोग करते आ रहे हैं वो सब समझ सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।